Hello, welcome to Shaheen Orientation Program. Shaheen is a well-established institute in field of competition preparation. Shaheen has a history of more than 30 years. It has been fulfilling dreams and aspiration of over thousands of students. In today's orientation program, we will tell you about history and philosophy of Shaheen. We will also tell you about our plans for this session, and apart from that, some of our successful alumni are present over here. Those students are going to guide you about Shaheen. They will motivate you and they will tell you how to work and succeed. Shaheen 30 साल से ज़्यादा वक्त से बिदर में एस्टैब्लिश्ड है. शाहीन जो के इस सफ़र में बहुत सी मुश्किलें आई, लेकिन सब मुश्किलों को ये पूरा करता हुआ आगे बढ़ गया. I want to invite Mr. Mukesh Sahai, who is himself a UPSC rank holder. He is director at Shaheen Group. We are starting a new integrated IAS program for both arts and commerce. Mr. Mukesh Sahai will tell us about this program. Mr. Mukesh Sahai UPSC के फील्ड में बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं. दिल्ली, हैदराबाद और जगहों पर ये पढ़ा चुके हैं और इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स आईएएस को क्लियर किए हुए हैं. मुकेश सहाय सर. Assalamu alaikum. Good morning, one and all. As you know, Shaheen has already created a kind of legacy, and now it is going to widen up its horizon in the field of education, in the line of the new education policy which has been recently introduced by the government of India. तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें जो चेंजेस आए हैं उनके हिसाब से ये जो हमारी शाहीन इंटीग्रेटेड सिविल सर्विसेज रेसिडेंशियल प्रोग्राम लॉन्च की गई है. और इस प्रोग्राम की खासियत क्या है और यह क्यों लॉन्च की गई है, यह समझना बहुत जरूरी है. ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसकी जो खासियत है, इसकी जो डिस्टिंक्ट अप्रोच है, वो ये है कि किस तरह से हम जो एकेडमिक करियर है उसको करियर विथ कॉम्पिटेंस या करियर विद एक्सीलेंस में कैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसी मकसद से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है. जो ही आप 8th क्लास में आएंगे, जनरली ये होता है कि जब हम 8th से 9 जाते हैं तो 6 to 8th की जो एनसीईआरटी है उसको हम इग्नोर करते हैं या भूल जाते हैं. ठीक है, ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स है इसमें ऐसा अब नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको क्यूमुलेटिव रिटेंशन कराया जाएगा फ्रॉम 6 to 8th, यानी 6 to 8th की जो एनसीईआरटी होगी उसमें जो ह्यूमैनिटी है, साइंस है, ठीक है, उसकी क्यूमुलेटिव रिटेंशन आपको कराई जाएगी. जो चूंकि आप देखते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन भी सिविल सर्विसेज या किसी भी एग्जाम के लिए जो कॉमन एग्जाम्स होते हैं उनमें एनसीईआरटी 6 to 12th रेकमेंड किया जाता है. सबसे जो बड़ी बात यह है कि लास्ट फ्यू, अब देखिए, आप ग्रेजुएशन के बाद वही चीज, आप चूंकि क्यूमुलेटिव रिटेंशन नहीं होता है, ग्रेजुएशन के बाद आपको पढ़ना पड़ता है. यहां पे शाहीन ग्रुप का जो ये प्रयास है उससे हमें क्या फायदा होगा कि जब हम 8th में आएंगे तो 6th, 7th, 8th इन तीनों जो क्लासेज है उनके जो क्यूमुलेटिव रिटेंशन हमारे पास आ जाएगा. नतीजा कि आफ्टर ग्रेजुएशन हमको 6 to 12th का जो एफर्ट है वो नहीं डालना पड़ेगा. अब दूसरी क्या बात होगी, 8th क्लास में हम समझते सब कुछ है, जानते सब कुछ है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रोवाइज किया जाए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में कैसे स्टूडेंट्स को मोल्ड किया जाए, ठीक है, मेंटल एबिलिटी के स्किल्स कैसे इंप्रोवाइज किया जाए, उस पर अभी से ही हम लोग फोकस करेंगे. यही नहीं, करंट अफेयर, कंटेम्पररी इश्यूज के प्रति उनके एप्टीट्यूड को ओरिएंट कराना, यह भी हमारे इस कोर्स का मकसद होगा. तो बाय द टाइम जब वो बच्चा, इसीलिए जो हमने पहले लेवल का नाम प्रिपरेटरी दिया है. प्रिपरेटरी का मतलब है कि आप धीरे धीरे आप अपने टूल्स को बनाते हैं, ठीक है, और
ये जो टूल्स होते हैं वो आगे चल के धीरे धीरे मैच्योर अप होते हैं और जो कॉम्पिटिटिव स्किल्स होते हैं उसके साथ वो अलाइन होते हैं। और एक टाइम आता है जब यू बिकम ए ग्रैबर, ठीक है, आपको बेगर नहीं होना पड़ता है कंपटीशन में, एंड यू बिकम वे अहेड ऑफ द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। सो दैट इज द वेरी आइडिया बिहाइंड दिस कोर्स। अब आप देखिए इस कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, हमने इसको 5 लेवल में डिजाइन किया है। जो फर्स्ट लेवल है दैट इज नोन एज प्रिपरेटरी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो उसका एडमिशन पॉइंट 8th में होगा और ये 1 ईयर की कोर्स होगी। जो दूसरी जो लेवल है उसका नाम हमने बेसिक दिया है। ये 9th में इसका एडमिशन पॉइंट होगा। 9th एंड 10th 2 साल ये चलेगा। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या इससे बोर्ड एग्जाम पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जो न्यू सिलेबस का जो बोर्ड एग्जाम है उसको कहीं से भी हम लोगों ने इंटरफेयर नहीं किया है, वो साथ साथ चलता रहेगा। और ये एक एडिशनल एडवांटेज होगी करियर ओरिएंटेशन। और जब वो बच्चा बेसिक लेवल पे आएगा तो उस समय हम लोगों का ये रहेगा कि कैसे उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप किया जाए, क्योंकि आज आप जानते हैं कि कंपटीशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है और क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो IIT हो, नीट हो, सिविल सर्विसेज हो, आज के जमाने में रूट लर्निंग का जमाना खत्म हो चुका है। हम लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है। दूसरी बात, हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाना है। तो जब कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो गया 8th में, तो हम एक नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी में जा सकते हैं। यहां से वो यहां इसलिए हम 2 साल ले रहे हैं, 9th एंड 10th, ठीक है। क्योंकि 10th के बाद भी आप देखेंगे छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा उन एग्जाम्स को, क्लरिकल लेवल टाइप का, या मान लीजिए कि बहुत छोटे स्तर का एग्जाम होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है वो एडवांस है, जो आप देख रहे हैं, जो 11th में शुरू होगा। क्योंकि ये बहुत ही आप देखते हैं कि 11th ही वो 11th एंड 12th ये किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत गोल्डन पीरियड माना जाता है, ठीक है। इसको आप सही तरीके से अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो इसमें कोई लिमिटलेस है, बाउंडलेस करियर है। एक तरफ नीट है, एक तरफ IIT है, दूसरी तरफ CA का जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसकी जो पहली जो एंट्री होती है वो 12th के बाद होती है अगर आप कॉमर्स से जाते हैं। CS की भी जो पहली फाउंडेशन कोर्स होती है वो 12th के बाद ही होती है, ठीक है। और अगर आप आर्ट्स से आते हैं तो आप NDA एग्जाम भी अगर अपीयर होते हैं तो उसके लिए भी 12th की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए 11th 12th में हमने एडवांस नाम क्यों दिया है, क्योंकि यहां पे हम जनरल एप्टीट्यूड करवाएंगे जो पूरी तरह से NDA का कोर्स होता है, आप देखेंगे सबसे हाई लेवल का होता है आर्ट्स में। और यही नहीं, जो बच्चे CA बनना चाहते हैं या जिनका ओरिएंटेशन CS की तरफ है, उनके जो फाउंडेशन कोर्सेज है, एंट्री लेवल जो कोर्सेज है, उसकी तैयारी भी अभी से ही शुरू हो जाएगी 11th एंड 12th के साथ साथ। वहीं अगर हम अब आप कहेंगे बाकी चीजें आप क्या करवाएंगे भाई 11th 12th में, ये सब चीजें तो चलती रहेगी। आप देखेंगे यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत एनालिटिकल तरीके से, कंटेम्पररी इश्यूज भी कराया जाएगा, थोड़ा थोड़ा एथिक्स का भी पोर्शन करवाया जाएगा, ताकि आप धीरे धीरे लाइफ में जिस जॉब में जाना चाहते हैं उसके एथिकल इंपॉर्टेंस को समझे। और यही नहीं, आप जैसे साइंस है तो साइंस जो नॉर्मल आप साइंस पढ़ते हैं, यहां पे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है उसका, ठीक है, और वो किस तरह से अप्लाइड साइंस में कन्वर्ट होता है और किस तरह से उसका जो अप्लाइड पार्ट है वो हमारे लाइफ में ज्यादा यूटिलिटेरियन बनता है। ये बहुत जरूरी होता है किसी भी आर्ट्स लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब आप देखेंगे जो 4th लेवल है, इसका नाम दिया गया है करियर बिल्डर, ठीक है, क्योंकि यहां पे डिग्री लेवल के यानी कि बहुत सारे स्टीम्ड करियर का गेट ओपन होता है, और इसीलिए ये 3 इयर्स का कोर्स है, जो डिग्री 1, 2, 3। लेकिन यहां एंट्री पॉइंट ख्याल रखिए डिग्री 1 है, डिग्री 2 या डिग्री 3 पे आने से हमको उतना फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए डिग्री 1 में ही इसका एंट्री पॉइंट रखा गया है। यहां पे आप समझिए पूरी तरह से वर्ल्ड के जितने भी स्टीम्ड करियर है, इंक्लूडिंग इंडियन सिविल सर्विसेज, उन सभी के जो मेजर पोर्शंस है इसमें इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। जैसे आपका राइटिंग स्किल अभी से सिखाया जाएगा, कैसे आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखेंगे,
किस तरह से आप जीएस के जो डिफरेंट पोर्शन है, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, गवर्नेंस है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी है, जो बेसिक न्यूमरेसी है, ये तमाम जो सीसैट और सिविल सर्विसेज मेंस के जो पोर्शन है इसके अंदर कंप्लीट कवर किए जाते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो कंपनी सेक्रेटरीशिप की जो जॉब होती है उसमें सेकेंड लेवल पे भी एंट्रेंस होता है, जो जिसमें फाउंडेशन नहीं होता, जो सेकेंड लेवल वो डिग्री वालों के लिए होता है, उसमें फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पे उसकी भी तैयारी यहां पे कराई जाएगी, ठीक है। क्योंकि सीए में तो है कि आप इंटर के बाद ही आप एंटर कर जाते हैं, उसके बाद कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वहीं से आप फिर सीए आर्टिकुलेटशिप भी करते हैं एंड देन फाइनल आपका होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिविल सर्विसेज सीडीएस मैप आउट करता है, ये जो आपका 3 इयर्स का है, ठीक है। जो मेजर करियर अगर हम देखें तो यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है जो आफ्टर डिग्री स्टार्ट होते हैं, और एसएससी का जो एसएससी सीजीएल जो आपका है, जो 4th ईयर एग्जाम होता है, ये पूरा का पूरा मैप आउट होता है इसमें, जो आपका जो 3 ईयर डिग्री कोर्स है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज में आप क्लास 1 जॉब के लिए जाते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट जो जॉब होता है, जैसे स्टेनो का जॉब है, इंस्पेक्टर का जॉब है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जॉब है, ऐसे बहुत सारे नेक्स्ट लेवल के जो जॉब होते हैं उनके लिए जो रिक्रूटिंग पॉइंट होता है वो एसएससी होता है। तो एसएससी भी यहां पे आपका पूरी तरह से मैप आउट हो रहा है, और इसीलिए 3 साल का ये कोर्स रखा गया है, ठीक है। एसएससी है, बैंकिंग है, और आप देखेंगे ये आपका कैट का एग्जाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जीमैट भी उसी लाइन पे आता है, ठीक है। तो ये कैट का एग्जाम भी आपको कवर अप करता है। अगर आप इन 3-4 एग्जामों को कवर कर लेते हैं अच्छे से, तो बाकी जो एग्जाम्स होते हैं वो जेनेरिक होते हैं, ये इसमें ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाते हैं। इसी वजह से कहा गया है कि पूरे के पूरे मेजर करियर को ये कवर अप करता है। और अगर हम लास्ट देखें, करियर मास्टर, अब जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, मास्टर है, दैट मीन्स इट गोज फॉर द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर करियर, दैट इज सिविल सर्विसेज, ठीक है। चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, ये मोस्ट सॉर्ट आफ्टर करियर की तरफ जाता है। इसको 1 ईयर का रखा गया है, और इसमें पूरा का पूरा जैसे सीसैट है, पूरा का पूरा मेंस का जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 प्लस 1 ऑप्शनल। लेकिन ऑप्शनल में चूंकि आप जानते हैं 27 ऑप्शनल है, तो सारे तो हम दे नहीं सकते। जो हमारे यहाँ अवेलेबल ऑप्शनल है, जैसे हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, वो उनमें से एक ऑप्शनल यहाँ पे दी जाएगी 1 ईयर की जो कोर्स है उसमें, कैरियर मास्टर में। और मेंस का स्पेशल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो बहुत कम जगहों पे इंडिया में होता है, जो बहुत यूनिक होगा हमारा। दूसरी बात, एसए की कहीं भी कोचिंग नहीं होती, जो है एक्सक्लूसिव कोचिंग कराई जाएगी। तीसरी बात, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो इंटरव्यू की जो गाइडेंस होती है वो हम लोग मेंस होने के बाद देते हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बहुत इग्नोर्ड पार्ट मानते हैं सिविल सर्विसेज में। यहां पे शुरू से ही आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फोकस रहेगा, और गाहे बगाहे आपका मॉक इंटरव्यू, डिबेट्स पार्टिसिपेशन, सेमिनार पार्टिसिपेशन, ठीक है, ताकि आपको मॉक इंटरव्यू का जो हेसिटेशन है वो बहुत पहले ही खत्म करा दिया जाएगा आपका। इसीलिए इसको 1 ईयर का रखा गया, ठीक है। अब आप देखिए कि जो प्रिपरेटरी लेवल है उसमें हम क्या दे रहे हैं। जो फर्स्ट लेवल 6 to 8 एनसीईआरटी पूरा कवर करा रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है उसको कवर करा रहे हैं, अभी से शुरू बीज डाल रहे हैं। फिर मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी दैट मींस अरिथमेटिक, एंड देन न्यूज़पेपर एनालिसिस, ये आपका शुरू में ही शुरू हो जा रहा है, ठीक है। अब आइए जो हमारा बेसिक लेवल है, जो 9 to 10 है, उसमें हम क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब यहां देखिए एनसीईआरटी का एक लेवल बढ़ जा रहा है, 6 to 9। यहां देखिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश थोड़ा उसका एलिवेटेड स्टैंडर्ड होगा। देन मेंटल एबिलिटी, अब यहां पे एक वर्ड यूज किया हमने, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसमें बेसिकली जीके भी होता है और जीएस का भी छोटा सा पोर्शन रहता है, पूरा जीएस नहीं होता, इसको जनरल अवेयरनेस कहते हैं। अब न्यूज़पेपर एनालिसिस है। अब कंटेम्पररी इश्यूज क्यों पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि करंट नहीं वर्ड यूज किया गया है। कंटेम्पररी इश्यूज वैसे इश्यूज होते हैं जो आज से लेकर 20 साल बाद भी रेलिवेंट रहेंगे, जैसे डाउरी सिस्टम, ठीक है, तो उसको करंट नहीं बोलते, उसको कंटेम्पररी बोलते हैं, ठीक है। सुसाइड, ठीक है, ये कंटेम्पररी इश्यू है, कोई आज थोड़ी पहली बार हुआ है, बहुत पहले से चला रहा है, लेकिन आगे भी रेलिवेंट रहेगा। ऐसे बहुत सारे सोशल इश्यूज होते हैं जो कंटेम्पररी होते हैं,
उन इश्यूज को पढ़ाने से कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उसमें फिर ये नहीं कह सकते सर सिलेबस बदल गया, आप पढ़ा रहे थे ट्रंप अब आ गया मोदी, इस तरह से बहुत सारा, तो वो मसला नहीं रहेगा। अब आप देखिए नेक्स्ट जो लेवल आपका 11th 12th में नीट जेईई तो आप पहले से ही बहुत सारे सर लोगों ने बताया है। उसके अलावा आप देखिए एनडीए है और एक बहुत अच्छा करियर है सीएलएटी, लॉ का करियर है। और इस करियर की खासियत क्या है, ये भी स्ट्रीमलाइन हो जाता है, अपने उसमें मैप आउट हो जाता है, क्योंकि बाकी के जो कोर्स है उसमें केवल लीगल रीजनिंग ऐड करना है। बाकी जो क्वांटिटेटिव है वो 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स, क्वांटिटेटिव इज नथिंग बट मैथ्स, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो क्लैट है वो भी आपका 12th के साथ साथ यहां पे मेजर अप कराया जा रहा है। ये बिल्कुल अभी बहुत ज्यादा डिमांडेड करियर है आज के डेट में क्लैट। फिर आप देखें नीट है, नीट में बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग नंबर 1 पे। जेई है, यहां बहुत अच्छा, इस बार तो डेडिकेटेड जेई कोर्स हमने शुरू किया। और इसके अलावा छोटे मोटे बहुत बीबीए, बीएफए, आप फिल्म में जाना चाहते हैं, आप कुछ में जाना चाहते हैं, आप फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो बहुत रेलिवेंट नहीं होते, आप बहुत ज्यादा डिमांड में नहीं रहते, ठीक है। लेकिन सीए और सीएस जैसा कि मैंने आप कहा कि 12th के बाद ही आपका गेट ओपन अप हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वही है, बहुत सारी चीजें कॉमन रहती है। लॉजिकल रीजनिंग वर्ड क्लैट में यूज होता है, ठीक है, इसलिए लॉजिकल रीजनिंग हमने इसको नाम डाला है, केवल नाम का फर्क है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा लीगल एप्टीट्यूड भी यूज होगा और ये जनरल नॉलेज आ जाएगा। जनरल नॉलेज में और जनरल स्टडीज में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है, क्योंकि जनरल नॉलेज की चीजें जो होती है बहुत पुरानी चीजें रहती है, ठीक है, और जनरल स्टडीज बहुत डायनेमिक टाइप का पोर्शन होता है। और न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड करंट अफेयर तो रहता ही रहता है सभी एग्जाम में, ये तो है। इसके अलावा यहां देखिए 2-4 और पोर्शन बढ़ रहे हैं, जैसे क्लैट करना है तो लीगल रीजनिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको उसके अलावा एक वर्ड क्लैट में यूज हुआ है, ये इसमें एनडीए में जनरल एप्टीट्यूड वर्ड आप देखिएगा, ठीक है। अगर आप बाकी के एग्जाम्स देखेंगे तो वर्बल एंड नॉन वर्बल एप्टीट्यूड या जनरल साइंस, ठीक है, या सीएस का अगर आप एंट्री लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप 12th के बाद यहीं से कराया जाएगा आपको 10th 11th 12th वाले लेवल में। ये देखिए एनडीए का फॉर्मेट है। एनडीए का अगर आप देखेंगे तो साल में 2 बार एग्जाम होता है और एक रिटन होगा और एक एसएसबी होगा। दोनों का वेटेज लगभग इक्वल होता है। अगर 900 का रिटन है तो 900 का एसएसबी है। ये एनडीए की खासियत है। अब आप यकीन मानिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसएसबी होता है, ठीक है। रिटन में बहुत सारे लोग आप देखेंगे कई बार एक भी सिलेक्शन नहीं लेते हैं। डिफेंस का ये क्राइटेरिया है। डिफेंस में सीट भरने का कंपल्सन नहीं होता जैसे कि यूपीएससी में होता है। यूपीएससी में अगर कोई नहीं मिला तो भी सीट भरना पड़ेगा, ठीक है, मगर यहां पे डिफेंस के अंदर कोई कंपल्सन नहीं होता है। इसलिए इसमें एसएसबी बहुत बहुत वाइटल पार्ट होता है इस एग्जाम का। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो लोग बीटेक होते हैं उनको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुला लिया जाता है, मगर सिलेक्शन नहीं होता है। बीटेक में अगर आपका 70% है डायरेक्ट एसएसबी कॉल आ जाता है, रिटर्न की जरूरत भी नहीं। लेकिन वहां पे दिक्कत आती है एसएसबी में मुश्किल है, उनको पता है कि एसएसबी सबसे टफ हर्डल है। लेकिन अगर हम रिटर्न की बात करें तो ऑफलाइन मोड का होता है। आगे का पता नहीं कोरोना के बाद क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो ऑफलाइन है। एग्जाम ड्यूरेशन 5 आवर्स का है। अब यहां पे आप देखें सबसे ज्यादा इंफेसिस मैथ्स को दिया गया। मैथ्स अकेला 2.5 आवर का पेपर है। एंड दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट। आप बोलेंगे इसमें क्या है, करंट अफेयर है, जनरल साइंस है, ठीक है, और मेंटल एबिलिटीज के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश भी होगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी होगा आपका। तो ये 2.5 आवर्स के होते हैं। देखेंगे मैथ्स में 120 क्वेश्चंस होते हैं और जनरल एबिलिटी में 150 क्वेश्चंस होते हैं। ये कुछ चैप्टर्स जो पढ़ने होंगे आपको, अलजेब्रा, मैट्रिसेस। यहां पे ध्यान देने की बात यह है एनडीए जिनको करना है उनको 11th एंड 12th का भी मैथ्स पढ़ना चाहिए। दे कैन नॉट बी लिमिटेड ओनली टू अप टू 10th मैथ्स। ये ध्यान देने की बात। अब जो मैं बता रहा हूं कि ये बहुत ल्यूक्रेटिव करियर 21st सेंचुरी में इमर्ज हो रहा है, सीएलएटी, बिकॉज ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर। ये बहुत बड़ा करियर इमर्ज हो रहा है और इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th है। अगर आप इसमें एलएलएम करना चाहते हो तो पोस्ट डिग्री भी एक क्लैट एग्जाम होता है, ठीक है।
अब इसमें आप देखेंगे 150 क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, लीगल रीजनिंग जो मैं आप बता रहा था, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, एंड क्वांटिटेटिव दैट मींस मैथ्स। इसमें 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स होता है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, अभी हम यही बात कर रहे थे कि इससे पहले, तो ये दोनों दिखाने का मकसद ये है कि आप देखिए किस तरह से हमारे यहाँ का जो कोर्स करिकुलम है और जो कॉम्पिटिटिव करिकुलम है, दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड है। इसका फायदा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? निश्चित तौर पे मिलेगा। अब आप सीए में देखिए, सीए का 3 लेवल होता है। एक कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, दूसरा इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स होता है, और तीसरा फाइनल होता है। जो उस फाइनल से पहले भी एक स्टेज नहीं लिखा गया है, वो आर्टिकलशिप होता है चार्टर अकाउंटेंट के अंडर, वो 3 साल का करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको फाइनल में आप जा सकते हैं या सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसमें जो एंट्री है ना, वो कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो 12th के बाद शुरू होता है, ठीक है। जिनकी मैथ्स थोड़ी अच्छी है तो वो सीए के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, ठीक है। इनके लिए भी 12th है फ्रॉम एनी स्ट्रीम। सीए में ये नहीं कहा गया है कि आप साइंस हो कि आर्ट्स हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से आप सीए कर सकते हैं, पर जनरली इट इज प्रेफर्ड बाय द कॉमर्स पीपल, राइट। एक और करियर ऑप्शन है, आप सुने होंगे, लास्ट 10-20 ईयर्स का ही, ये ज्यादा पुराना नहीं, हाल में ही आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है। ये सीएस है, कंपनी सेक्रेटरीशिप। इसमें एक फर्क ये है कि 12th से अगर आप देते हैं तो फाउंडेशन देना होगा, अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन देते हैं तो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव लेवल का एग्जाम दे सकते हैं। 3 लेवल है इसका, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। यहां भी केवल फाइन आर्ट्स के बच्चों को आने से मना किया गया है, बाकी कोई भी स्ट्रीम का बच्चा इसमें एंट्री ले सकता है। सीएस में भी ऐसा कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। आप साइंस से हो कि आर्ट्स से हो कि कॉमर्स से हो, लेकिन ज्यादातर लोग कॉमर्स वाले प्रेफर करते हैं। अब आइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोर्स है वो है करियर बिल्डर। करियर बिल्डर पूरे 3 इयर्स का जो डिग्री है उसको इंटीग्रेट करता है कितने एग्जाम्स के साथ। जो मेजर एग्जाम्स आप देखिए, यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज है, उसके अलावा स्टेट पीसीएस, चाहे वो आंध्रा, अपने जितने स्टेट है सबका पीसीएस है। आप ये मत समझिए कि केवल आप इसी स्टेट के लिए एलिजिबल है, या अगर आप थोड़ी हिंदी समझते हैं तो सारे हिंदी स्टेट का पीसीएस आप दे सकते हैं, और कोई रीजनल लैंग्वेज और आता है तो और भी स्टेट का आप अपीयर हो सकते हैं। कोई बैरियर नहीं है स्टेट पीसीएस में, ठीक है। आप यहां वाला तो दे ही सकते केस, लेकिन तेलंगाना भी तो बाजू में है, क्यों नहीं देंगे? एपी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा बैंक पीओ भी बहुत स्टीम्ड करियर माना जाता है। एसएससी, सीजीएल हम बता रहे थे, जो ग्रेजुएट लेवल की जो सीजीएल होती है, कॉमन ग्रेजुएट, ये रेलवेज में जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह का एग्जाम होता है, या मान लीजिए कि कॉमन एडमिशन टेस्ट जो आपका कैट जो मैनेजमेंट के लिए होता है, आईआईएम के लिए जो स्टीम्ड आईआईएम जो होते हैं, या एमसीए या सीए, अगेन मैंने कहा कि सीए सीएस बाद में भी कर सकते हैं, आफ्टर डिग्री भी कर सकते हैं। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां 6 to 12th ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी जो आफ्टर ग्रेजुएशन पढ़ा जाता था, उसको क्यूमुलेटिव तरीके से यहां पे कंप्लीट कवरेज कराया जा रहा है। दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव लर्निंग जो इंग्लिश की थी आपकी 8th से, वो काफी मैच्योर लेवल में जा चुकी है, ठीक है। तो अभी अगेन उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। रीजनिंग एंड मैथ्स, ये स्पाइनल कॉर्ड है सभी कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। मैथ्स मीन्स बेसिक न्यूमरेसी अप टू 10th लेवल, ठीक है। और जीके, कंटेम्पररी इशूज करना ही करना है, ठीक है। जीएस करना, आपको जनरल स्टडीज करना है। एथिक्स एंड इंटीग्रेटेड सिविल सर्विसेज का अभी पिछले 2013 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, 250 मार्क्स का है, वाइटल पोर्शन है मेंस का, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम लोग आपको ग्रेजुएशन में ही चार्ट आउट कर रहे हैं। और उसके बाद जो करंट अफेयर्स को का टेक्निकल एनालिसिस, करंट अफेयर क्या होता है, कुछ करंट अफेयर वो एक्सपर्ट ही आपको बताएंगे कि इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका टेक्निकल वैल्यू बहुत आगे तक काम आने वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो करंट का हिस्सा, लेकिन वो आने वाले कई दशकों तक उसका एक इंपैक्ट पढ़ने वाला, वैसे करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि हर एक आने जाने वाली खबर करंट अफेयर नहीं होती है। ये आपको एक्सपर्ट बताएंगे। इसके अलावा जो पोर्शंस हम कवर करने जा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर,
आप देखेंगे जीएस पेपर 1 जो मेंस होता है उसमें बहुत बड़ा पोर्शन होता है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर 250 मार्क्स। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी जैसे प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म, ठीक है, रीजनलिज्म, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू माना जा रहा है आने वाले, तो उससे भी काफी क्वेश्चन सिविल सर्विस में रहते हैं। इससे अपने आप में आप ये मान के चलिए कि जितने भी एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो सबसे बड़ा खासियत है कि यह तीनों तरह का मैप आउट करता है इंसान का, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड ओरल। फिर बचता कुछ नहीं है, आपकी पूरी स्क्रीनिंग होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप बहुत जल्दी एक्यूरेसी में क्या सोचते हैं, जल्दी आपकी स्पीड क्या है और एक्यूरेसी क्या है, दोनों आपका ऑब्जेक्टिव में पता चल जाता है। लेकिन यहां पे अभी आपका सोच पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से आपके अंदर जो दिमाग है जो कैसे एनालाइज करता है चीजों को, सामने एक फैक्ट आ गया उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, वो पता चल जाता है। आपका डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी सब्जेक्टिव में आ जाता है। बची खुची जो बात है वो ओरल इंटरव्यू में पूरी हो जाती है, इसलिए इसको कंप्लीट एग्जाम माना जाता है। और इसको और आगे बढ़ाने के लिए एथिक्स भी लाया गया है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए सिविल सर्वेंट। यानी कल को आप फ्यूचर में सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको एथिकली करेक्ट क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब मोरालिटी तो अपने लिए होती है और एथिक्स में थोड़ा बाइंडिंग रहता है कि सोशल कंसर्न्स को भी थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल रिलेशन, एक सिविल सर्वेंट को आईएफएस में भी अपॉइंट किया जाता है, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन उसको समझना बहुत जरूरी है। फिर आप देखेंगे कि गवर्नेंस इशूज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होते रहते हैं। जैसे अभी कोरोना आया तो कोरोना ने गवर्नेंस के बहुत सारे न्यू चैप्टर ऐड कर दिए, एसओपी ऐड कर दिए, तो यू नीड टू नो व्हाट इज द न्यू एसओपी, ठीक है। तो गवर्नेंस पोर्शन को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। और इंडियन पॉलिटी जैसे आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क होता है, कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइड होता है। फिर ये है देखिए सिविल सर्विसेज का एक सिलेबस है, किस तरह से सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती है। पहला जो फेज है सीसैट, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं, सीसैट कह लीजिए, प्रीलिम्स कह लीजिए, ये आप देखेंगे इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का होता है और एक सीसैट या एप्टीट्यूड कह लीजिए, जिसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ओनली मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। थोड़े बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं इसमें सीसैट के अंदर। ये जो पहला पेपर है इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसके 200 मार्क्स होते हैं। जो दूसरा पेपर है उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, यानी एक क्वेश्चन पे 2.5। दूसरे में केवल आपको 35 लाना है, इसका कोई नंबर ऐड नहीं होता आज के जमाने में, तो यानी क्वालिफाइंग, ये जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। जो मेरिट बनती है इससे बनती है, फर्स्ट वाले पेपर से, जो जीएस जिसको आप जनरल स्टडीज कहते हैं। आप कहेंगे जीएस का मतलब क्या है, अभी जो हम बात कर रहे थे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ये सबको एक जगह हम जोड़ दे जीके, तो ये कहलाएगा जीएस, ठीक है। करंट अफेयर, कंटेम्पररी इशू, इस पूरे ब्रॉड हराइजन को एक अम्ब्रेला में ले ले तो दैट विल बी कॉल्ड एज जीएस। अब ये एग्जाम पास करने के बाद, ठीक है, प्रिलिमिनरी मान लीजिए कि जून में पहले होता था, अब तो कोरोना की वजह से सब कुछ मंथ वन सब चेंज हो जाए, तो इसको पास करने के बाद ये नहीं कि अब दूसरी बार आप एग्जाम देंगे तो सीधे यहां घुस जाएंगे, नहीं। ये पास करने के बाद केवल आपको एक सेकेंड एग्जाम का एंट्री टिकट मिला है और इसकी मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, इसमें कोई टॉपर नहीं होता है। या आप 100% लाए या कट ऑफ 45 पे गया, दोनों बराबर है। प्रिलिमिनरी का कोई टॉपर नहीं कहलाता है, ठीक है, क्योंकि इसके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। तो सेकेंड आप देखिए जो स्टेज होता है सिविल सर्विसेज में, वो 9 पेपर्स का होता है। अब ये जो 2 पेपर होते हैं वो नेशनल लैंग्वेजेस में से एक लेने पड़ते हैं, 22 नेशनल लैंग्वेजेस में से। आप जैसे कि कन्नड़ा ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक लेकिन उसमें इंग्लिश कंपलसरी है, एक इंग्लिश रहेगा और एक कोई भी आप नेशनल लैंग्वेज लेंगे। 300 होता है ये पेपर। अब ये कहेंगे इस पेपर की अहमियत क्या है, इसकी कोई मार्क्स ऐड नहीं होती है, काउंट भी नहीं होती है, मगर इसमें 40% लाना बहुत जरूरी है। अगर आप 40% नहीं लाते हैं तो ये बाकी के सारे एग्जाम तो लिए जाएंगे, इनके मार्क्स इवेल्युएट नहीं किए जाएंगे, आपको येलो कार्ड भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इग्नोरिंग पेपर को भी ठीक से एड्रेस किया जाए। सिविल सर्विसेज का आर्ट यही है, यू हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस। ये नहीं कि ये इग्नोर्ड एरिया है तो उसको पूरी तरह छोड़ दे, ठीक है।
यही नहीं, आप जहां ज्वाइन, जैसे मान लीजिए आप तेलंगाना कैडर में ज्वाइन किए, तो आपको तेलुगु सीखना बहुत जरूरी होगा, उसका एग्जाम होगा, उसमें आप फेल कर जाएंगे तो आपके प्रमोशन पे असर पड़ेगा। मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया से, आपका यहां बीदर में पोस्टिंग हुआ, इट इज कंपल्सरी टू लर्न कन्नड़ा, उसकी एग्जाम होगी, टेस्ट होगी आपकी, ठीक है। ये पोस्टिंग के बाद की बात बता रहा हूं लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब एसे का पेपर होता है, ये पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इसमें आपको जैसे 6 एसे दे दिया, उसमें से 2 लिखने आपको, 1200 ईच वर्ड्स होंगे, ठीक है। और ये एसे का जो मार्क्स होता है वो 250 के आसपास रहता है, 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। 1 में आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, 2 में आपका आईआर गवर्नेंस जो पॉलिटी है, 3 में आपका ये एथिक्स, 3 में आपका ये इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, करंट अफेयर, 4 में आ जाइए एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। ये 4 पेपर आपका हो गया, ठीक है। एंड देन एक ऑप्शनल आपको लेना होगा 27 सब्जेक्ट्स में, जिसके 2 पेपर होंगे, ठीक है। अब ये जो होगा 250 का ईच पेपर होगा, यानी 250 इंटू 4 1000 मार्क्स, यहां 250, यहां 250 इंटू 2 1500, ये टोटल आप ऐड करेंगे तो 1750, इसको ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट मार्क्स कहते हैं, ठीक है। इसी पे ये डिसाइड होगा कि आप अगले राउंड की ओर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ठीक है। इस 1750 में आपको जानकर हैरत होगा, कई बार कट ऑफ 30-35% जाती है वो सेलेक्ट हो जाते हैं। यहां पे 80-90 किसी को नहीं आता है, ठीक है। आज तक के सिविल्स के हिस्ट्री में कभी किसी को 60 भी लाना मुश्किल है, ठीक है। मतलब आप यकीन मानिए 30-35 में सेलेक्ट हो जाते हैं यहां से नेक्स्ट राउंड की तरफ, ठीक है। एंड दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स, टोटल को आप ऐड करेंगे 2025 के आसपास आएगा, ठीक है। ये न्यू पैटर्न है, हम लोग जाने कुछ और होता था, ठीक है। तो ये जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो वहां पे एक 30-35 मिनट का इंटरव्यू होता है, 5 से लेकर 6 मेंबर, 7, कई बार 7 भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो ये तय करते हैं, वो आपकी नॉलेज तय नहीं करते हैं, वो आपकी लॉयल्टी तय करते हैं, ठीक है। वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तय करते हैं, और वो आपका कंसर्न्स देखते हैं, डोमेस्टिक कंसर्न, इंटरनेशनल कंसर्न, नेशनल कंसर्न्स आपके कैसे हैं, ख्यालात कैसे हैं, ठीक है। एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है, वो आपको आपसे बात नहीं करता है, वो आपको जज कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे फेजेज होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के। इनसे आप निकल गए तो आपको जैसे पता है कि टॉप कुछ रैंकर, जैसे इस बार 180 लोगों को आईएएस मिला, उसके नीचे आईपीएस। इस बार जो बड़ी अच्छी बात हो गई जनरल कैंडिडेट के लिए, बड़ी अच्छी बात होगी, बोली क्या? सबसे अच्छी बात यह हो गई कि ईडब्ल्यूएस आ गया। हमारे देश का 90% जो जनरल कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस है, और ईडब्ल्यूएस की जो मार्क्स गई है एससी एसटी के नीचे गई है। इस बार जो रिजल्ट आया है वो अद्भुत है। ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है जनरल का, अगर देखा जाए तो पहले जनरल थे लोग, 8 लाख से कम के नीचे इनकम मेरे ख्याल से 90% भारतीयों की होगी, ठीक है। तो हम सभी लोग जनरल आ जाएंगे उसमें काफी लोग। तो आप देखेंगे उनके जो कट ऑफ गए हैं इस बार, वो एससी एसटी के भी नीचे गए। तो आप समझ सकते हैं कि इसका फायदा किनको मिलने वाला है, बहुत लोगों को मिलने वाला है आने वाले समय में। मैं इशारे के लिए आपको बोल रहा हूं, क्योंकि ये अभी ताजा खबर है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। एससी एसटी के नीचे जनरल कैटेगरी को आना कट ऑफ मैंने अपनी हिस्ट्री में कभी सुना नहीं। इसलिए पिछली बार जो लोग एग्जाम दिए थे नॉन ईडब्ल्यूएस से, उससे इस बार जिनके कम नंबर आए हुए ईडब्ल्यूएस में, उनके रैंक अच्छे, एंड दे गॉट बेटर पोस्ट। गॉट द पॉइंट? अब इस पे मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूं। एसएससी का एग्जाम जो है अलग अलग एग्जाम होता है, किसी में 3 टियर होता है, किसी में 2 टियर, किसी में 4 टियर तक जाता है। और ये ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है, और ये पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड होती है। और कहीं कहीं कुछ कुछ लेवल, एक टियर जैसे ऑफलाइन भी हो सकता है आपका। इसमें 4 टियर होते हैं, देखिए, ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस। ये पूरी तरह से जनरल स्टडीज, इंग्लिश, मैथ्स, आप यकीन मानिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, इन सबको अगर आप मिला लें तो लगभग आप
सिविल सर्विसेज को छोड़कर बाकी के सारे एग्जाम के लिए आप मैप आउट कर सकते हैं। क्लैट के लिए केवल लीगल रीजनिंग ऐड करना है, ठीक है। उसमें भी लीगल रीजनिंग में 90% जो क्वेश्चन रहते हैं टॉट के रहते हैं, ठीक है। जो टॉट बहुत आसान होता है, लॉजिकल होता है थोड़ा, ठीक है। जो लोग लॉ पढ़ते बहुत अच्छे से समझ आते हैं। अब ये एसएससी का है पैटर्न। इसके बाद एक और एग्जाम में डिस्कस करना चाहूंगा, ये कैट है। अब देखिए कैट में क्या आता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप देखिए क्या है, अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये मेंटल एबिलिटी एंड ये सब केवल नाम है, नाम पे मत जाइए। वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लोग नाम से घबरा गए, ये इंग्लिश है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ नॉमेनक्लेचर बदल के थोड़ा सा डर पैदा करते हैं, बहुत आसान होता है पेपर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह से ये कुछ मेजर करियर्स है, ठीक है। और ये जो प्रयास है, मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एफर्ट है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद यहां लागू किया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 7 और 8 साल बाद जब हम आपको एड्रेस कर रहे होंगे, तो जिस तरह से बीदर ने शाहीन की वजह से इतिहास में अपनी एक अलग पहचान 21st सेंचुरी में बनाई है, सिविल सर्विसेज में ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। Today we are fortunate to have amongst us Mr. Basava Kumar Patil, President of Kalyana Karnataka Pratishthan. Kalyana Karnataka Pratishthan offers free education and boarding facility for needy students and for deserving students. I would invite Mr. Basava Kumar Patil to guide us, to motivate us and to tell us about his work. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು, ತಮ್ಮಂದದ ಬಲದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ತಮ್ಮಂದದ ಕೇಡು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಮಾತು. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಹೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಶಾಹೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಸರ್ ಅವರೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು. ಶಾಹೀನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೆನಪಾಗ್ತವೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 327 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಶಾಹೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮಿನಿ ಭಾರತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಖದೀರ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂತ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ಕೇವಲ ಸೈನ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ದುಡ್ಡಿನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಶಾಹೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗ್ತದೆ,
ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. शाहीन एकेडमी में हर साल हजारों बच्चे आते हैं अपने ख्वाब लेके, अपने ड्रीम्स लेकर, और फिर यहाँ पर मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते हैं और फिर अब यहाँ से पास आउट करते हैं, अपनी फील्ड में सक्सेस पाते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं, अपने पेरेंट्स के ख्वाबों को पूरा करते हैं, वो बिदर का नाम करते हैं, वो शाहीन इंस्टीट्यूट का नाम करते हैं, और उसके बाद वो बाद में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं. आज हमारे बीच में कुछ एलुमनाइज हैं जो शाहीन से पास आउट कर चुके हैं, अपनी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हैं. वचना श्री पाटिल completed her education from Shaheen in 2016. She obtained 3rd rank in CET Karnataka. At present, she is pursuing MBBS from Bidar Research Institute of Medical Science, that is BRIMS. Today she is amongst us. I would like to invite her to guide us and motivate us, and to motivate all the students who are studying in Shaheen at present. Vachna Shri Patil. Myself, Vachana Shri Patil, a proud Shaheenite. Currently, I am in final year, Bidar Institute of Medical Sciences. Well, I studied in Shaheen for 2 years. My KSET rank is 3rd, and my All India rank in NEET was 293. So here I am to share my experience in Shaheen. Basically, I did my schooling in Ballari. So I always thought of doing college in Ballari, but I somehow landed in Shaheen. Though it was just a random decision, it turned out to be the best. Well, I have my experience in Shaheen similar to like most of you people. Like it took me like nearly 3 months to get adjusted. Like you all feel that you are locked up here. You don't have time for any entertainment. You don't have time to watch TV. You don't have time to use phone. Like you don't have time to hang out with your friends. But yeah, my sincere suggestion for you is train your mind in such a way, like you dedicate this 2 years, entire 2 years to studies. You get to do all this entertainment stuff later on, but you don't get this time back. So it is better not to have regrets. And for me, Shaheen was one such institution which gave me all that I wanted, without which I would definitely not have got these results. Well, keeping apart all this, you do have some advantages in Shaheen also. Like you don't have to stress yourself and make your timetable. How much time should I give for physics, chemistry? The system itself has set up a timetable. You just have to follow it, blindly follow it, and you get the results. And apart from this, you have the best stuff. Like all your concepts are cleared, and all your doubts are cleared the same day. You have doubt clearing sessions in the evening, so you don't have to carry home any doubts. Apart from this, the one main thing which I liked about Shaheen is that it believes in consistency and persistency. Like they keep you continuously motivated. So concluding all this, they haven't left a single stone unturned, but it is equally important for all of us to put efforts, and then you'll get the results. So personally, I have a lot of people to thank too. Khadir sir being the main, and all the staff. Without this, I would definitely not have got these results. Well, coming to my experience, like how I studied during my PU, I used to wake up at 4 in the morning, then study till 7, 3 hours, then get ready for college from 8 to 8. We had our classes till 5 in the evening, and after that we had study hours, and all our doubts were cleared during that time. Like yeah, and I used to sleep by 10. So basically it would make about nearly 14 hours a day. But yeah, some people might have a habit of staying late at the night. So it's okay, but make sure that your time is not wasted. As long as your time is not wasted and you are able to make like nearly 14 hours, it is okay. Either you wake up in the morning or in the night. Yeah, thank you for giving me this opportunity to speak. Hi everyone, let me introduce myself. I am Dhanraj, basically from Aurad.
I have born and brought up in a very poor area, completely slum area. When I finished my 10th standard, I didn't had a hope to continue my studies at all, because till 10th standard I was completely working and in hotels and juice centers, and also I went to interstates to earn my education fees. So for the tuition fees and all I used to pay myself. So that became very hard for me. And 10th standard I was the first person to score a distinction in my I can say in my school. I told to my father that okay, I want to continue. Then my father told, no, you don't have to continue. We don't have any financial support to continue. So you can leave the education and you can start working, and you can continue whatever working as a server in hotel and earn money and support family. But that day night I got a call from my teachers, and from there my that call changed my complete life. I have been introduced to Shaheen College that time, and Abdul Qadir sir was there, and he told me that on what condition I had to take you in admission, or I had to support you, or I had to give you a free admission for you. Then I didn't have anything in my mind. Then he told me that if you are agreeing that you are going to help few more poor students, then only I am going to give an admission, otherwise I am not going to give you. That gives a first step of inspiration that yeah, you have to develop as well as you have to take, or you have to develop others also. It means that is a concern for the society, which I got the inspiration message from Abdul Qadir sir that day. From that day, like completely it was a year, he didn't know that I was studying in his institution, and that too everything in free of cost. One day, first year CET, to go from first year to second year, we have Shaheen College conducts CET exam, and I was the first rank in the CET. Then he came and he was facilitating, and that time he asked me, where are you come from? Then I told I am from Aurad, and then I introduced him myself, saying that okay, you are the person that you are the student which two of your sirs has brought me to you. That is how my journey changed, and I scored well in PCMB, and as sir mentioned that there are so many other programs were initiated that time. I got an engineering seat in MS Ramaya, Electronics and Communication. I pursued there my engineering. Then I got selected in Tata Elxsi. For 3 years I was working in India. Then I have been got an opportunity to work on site in Johannesburg, a company called MultiChoice, which is a monopoly a company which they will generate the content generators also, and as well as the broadcasters, and also they have their own devices, like we have set-top boxes, right? So in whole continent, complete Africa continent is controlled by or supported by MultiChoice, which is a very vast group of institution there. That is how my journey started from Aurad to Johannesburg. Coming to the point where, yeah, I am very average student, I am not so intelligent, but I can say that every student who can work hard can compete to any intellectual guy, any intellectual student also. Yeah, few of us are by born, we have a very good intellectual, but by doing continuous hard work, we can achieve or we can compete with those guys. For every year, I used to get at least one student to Shaheen. That is the again support which will be provided by again Abdul Qadir sir. Since I have passed out, it's in 2009. Since that year till now, every year I used to get at least one bright student to Shaheen. Bright poor student from from my side to Shaheen, which is then support from Shaheen College. Apart from this, of my own few of the engineering students, I used to support for them only stationaries and some of the fees. So
it's like whatever he has given me the inspiration for supporting supporting the society, that Sabka Vikas, what is that? Sabka Saath, Sabka Vikas. So yeah, that was the motivation he had well before 10 years I can say. Now Modi ji has come and he has given that message, but Kadir sir was using this method since a long time. So one more thing I wanted to tell here, if you want to compete it, then you should compete it of your own results. Don't compare with anybody else. Anybody else situation is very different compared to yours. Try to improve on your own. Try to break the records of your own. Then only you will come up. No worries. You have not recognized. You are not appreciated. You don't bother about it. Try to understand each and every concept. And one more thing is, you don't have to study for just scoring marks. Whoever scores 100 out of 100 is also working in the same company. Whoever scoring 35 also is working in the same company. What matters is your knowledge, the way you are going to implement, the way you are going to bring out the output. That is what ultimately matters. So try to understand each and every concept by correlating with your day-to-day life activities. That is how we can remember the things longer. Thank you.